दोस्तों नमस्कार। 2 दिन के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी मार्को रूबियो दिल्ली आ रहे हैं। वो 3 दिनों तक दिल्ली में रुकेंगे। इस दौर में ट्रेड डील पर बातचीत होगी, क्वाड की बैठक होगी, भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जाए इस पर बड़ी मोटी लकीर खींची जाएगी। और 23 सितंबर को ब्रिक्स की बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों आएंगे, जिसमें यह तय होना है कि ब्रिक्स की रूपरेखा अब किस दिशा में बढ़ेगी। क्या पूरे तरीके से डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी के आश्रय ब्रिक्स को बढ़ना चाहिए, और ब्रिक्स अपने ही बैंकों के जरिए जो लोन ब्रिक्स से सदस्य देशों को देगा वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बड़ा क्यों नहीं हो सकता है। यानी डॉलर और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में सितंबर के महीने में दिल्ली के भीतर ही जो बैठक होगी उसकी अगुवाई भारत कर रहा होगा। और 2 दिनों के बाद जब मार्को रूबियो दिल्ली में होंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक नीति और उसके आश्रय उसने जो दुनिया भर के लिए ट्रेड डील बनाई, जिसमें पहले नंबर पर भारत खड़ा है क्योंकि भारत कमोवेश उसके हर निर्देश को मान रहा है, तो फिर दिशा वह भी पकड़नी होगी। सही मायने में इस वक्त दुनिया के मानचित्र पर भारत एक ऐसा देश है जिसे किस दिशा में जाना है उसने तय नहीं किया है, या फिर उसने तय कर लिया है कि अब उसे जिस भी दिशा में जाना हो, जो उसे जिस दिशा में खींच कर ले जाए और जहां उसे लाभ दिखाई दे वह उस दिशा में बढ़ ही जाएगा और उसका केंद्र दिल्ली ही होगा। तो क्या यह एक आसान सी परिस्थिति है? प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कर आज सुबह ही दिल्ली वापस लौटे और दिल्ली में कैबिनेट की बैठक, पूरी कैबिनेट आज बैठेगी। हर विभाग का अध्ययन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी, मंत्रियों का पहचान अपने तौर पर देना होगा और उसके बाद जो कार्य प्रणाली देश को चलाएगी उस दिशा में प्रधानमंत्री का महामंत्र शामिल होगा। बीते 12 वर्षों में कई कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन इस बार की कैबिनेट की बैठक अलग क्यों है? और इस बार की कैबिनेट की बैठक का मतलब क्या वाकई एक ऐसे आर्थिक संकट की दिशा में भारत बढ़ रहा है जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था इस देश के 90% लोगों को सीधे प्रभावित करेगी? तो फिर उसकी काट क्या होगी? यह सवाल कैबिनेट की बैठक में उठेगा क्या? खास तौर से तब जब पूरा देश और पूरा विपक्ष जानता है, सत्ता भी जानती है कि उसे चुनाव में हराना नामुमकिन है। यानी इस देश के भीतर मुद्दे अक्सर चलते थे कि चुनाव में कहीं हार ना मिल जाए, जनता के भीतर नैरेटिव सत्ता के खिलाफ खड़ा ना हो जाए। एक ऐसी परिस्थिति बनती थी जिसमें बार बार मंत्रालयों को, सांसदों को समझाया जाता था कि नैरेटिव बनाने के लिए आपको जनता के बीच जाना होगा और प्रधानमंत्री मोदी की छवि मजबूत करनी होगी, उनकी लोकप्रियता को आपको भुनाने आना चाहिए। लेकिन इस बार की कैबिनेट बिल्कुल अलग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल हो कि असल में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और बहुत बड़ा विस्तार होगा, क्योंकि संकट के दायरे में तो इस देश के कम से कम 10 मंत्रालय तो ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं, और आईसीयू का मतलब यह होता है कि वो संकट की परिस्थितियों में घिरे पड़े हैं। मसलन तेल मंत्रालय, लेकिन तेल मंत्रालय संभालते कौन है? हरदीप पुरी संभालते हैं। उनका नाम पूरे देश ने कब जाना? जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ तब जाना, और एप्स्टीन फाइल के जरिए जब धागे खुलने लगे तो पता चला कि दरअसल अचानक वो मंत्रिमंडल में इस लिहाज से शामिल नहीं हुए कि उनके इंटेलेक्चुअलिज्म या उनकी रणनीति या उनकी समझ शानदार थी। दरअसल उसके पीछे उनके कनेक्शंस खुलकर सामने आने लगे, तो उनको आप बदल सकते नहीं हैं। दूसरी बड़ी बात है, इस दौर में जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वह भारत के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ऐतिहासिक असंतुलन की दिशा में भारत इस दौर में घाटे में जा रहा है, जहां एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होते चला गया।
तो यहां पर आपके जहन में एक नाम कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का आ सकता है, लेकिन पीयूष गोयल को क्यों हटाया जाए? उनके जरिए तो पार्टी फंडिंग और बाकी चीजें जो नेक्सस होती है उसको अमल में लाया जाता है, तो फिर उन्हें क्यों हटाया जाए? तो हरदीप पुरी हट नहीं सकते हैं, पीयूष गोयल हट नहीं सकते हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो शायद एक सबसे मजबूत या कहें सबसे कमजोर प्यादा है। जो फाइल पीएमओ से निकली चंद मिनटों के बाद उस पर सहमति भरे हस्ताक्षर फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकलकर आ जाते हैं, यानी इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में पीएमओ ही काम करता है। और पीएमओ के भीतर बैठे हुए सेक्रेटरी जो कमोवेश हर मंत्रालय पर निगाह रखते हैं, हर मंत्रालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय उसका आकलन होता है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है। और इस दायरे में आप कह सकते हैं इस दौर में बड़ा संकट यूरिया को लेकर या कहें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आने वाला है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने तो अच्छा काम किया, लोकप्रिय हैं, लेकिन सवाल तो उस संकट का है जिस संकट का रास्ता इस दौर में युद्ध के बाद की परिस्थितियों में निकलना मुश्किल है, क्योंकि खाद की कमी होगी, यूरिया की कमी होगी, गैस आ नहीं रही है। ये तमाम चीजें इस देश के एग्रीकल्चर पर असर डालेगी, तो उन्हें भी हटाकर किसे आप ले आएंगे? शिपिंग महत्वपूर्ण है इस दौर में, समुद्री रास्ते बंद है। सर्बानंद सोनोवाल, सवाल है कि उन्हें जानता कौन है? XYZ कोई भी हो, उससे क्या असर पड़ेगा? लॉजिस्टिक बढ़ चुका है, तो लॉजिस्टिक में तो सोनोवाल और पीयूष गोयल दोनों की समझ, दोनों की भागीदारी क्या मायने रखती है? जो टेक क्षेत्र है वहां पर एआई ने कमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी दुनिया के शेयर बाजार उसी दिशा में जा रहे हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और टेक के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी नाम जहन में आता है ले लीजिए, वो अमेरिकन कंपनी ही क्यों ना हो, उन तमाम कंपनियों में बीते एक बरस के भीतर 1,20,00,000 लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है और बड़ी तादाद में लोगों को निकाला गया है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सीधे तौर पर लगभग 28 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और लाइन और कतार लगातार लंबी है। तो क्या आप अश्वनी वैष्णव के जरिए कोई मैसेज इस देश के भीतर देना चाहते हैं? शायद नहीं। जिस एमईए का जिक्र है उसमें फॉरेन मिनिस्टर खुद ब्यूरोक्रेट हैं और एमईए सबसे बड़े तरीके से फेल नॉर्वे में हुआ, यानी उसको पता ही नहीं था कि वहां पर इस तरीके का एक सवाल खड़ा होगा और उस सवाल के पीछे वहां के स्टेट की मौजूदगी भी हो सकती है, क्योंकि इतने खुले तौर पर एक पत्रकार का सवाल भारत के प्रधानमंत्री से करना उस जगह पर जहां कोई सवाल नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे बात चलती चली जाए और दुनिया का वह मीडिया जो पश्चिमी देशों का मीडिया है वह भी उस बात को उठा ले, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खास तौर से नए अलाइनमेंट जो कि इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध के दौर में और ब्रिक्स के भीतर बढ़ती हुई परिस्थिति में भी इजराइल और अमेरिका का साथ देने की स्थिति में, वो फिलिस्तीन हो, वो गाजा हो, वो लेबनान हो, वो इराक हो, वह ईरान हो, इन तमाम चीजों से हटकर भारत का नया रुख है। तो एमईए को यह जानकारी क्यों नहीं थी कि इस यात्रा के जरिए क्या कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है उसमें विदेश मंत्रालय का हर अधिकारी खुद को जयशंकर ही मानकर चल पड़ा और जयशंकर ने भी खुद को सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मान लिया। इसीलिए दुनिया के अलग अलग मंचों पर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो वो इंटरव्यू इस अंदाज में देते थे कि भारत की राष्ट्रहित सबसे पहले, लेकिन जब जिक्र ईरान और अमेरिका के युद्ध का हुआ तब मामला बिगड़ गया। अब इस परिस्थिति में एक समन्वयक के तौर पर विदेश मंत्रालय काम करता है जो पहली बार खुले तौर पर फेल नजर आ गया। तो क्या आप उसे बदल देंगे? मुश्किल है, नामुमकिन सी परिस्थिति। और जो देश के भीतर जिस बात को लेकर हंगामा है, निट के पेपर का लीक होना, एजुकेशन के क्षेत्र में हंगामा मचना, जगह जगह पर शोर शराबा, और इन सब के बीच आज भी जयपुर में हंगामा हुआ। लेकिन इससे पहले भी लीक हुआ था, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पहल की थी, उससे पहले भी वही परिस्थिति, सब कुछ वही है। आप किसे कैसे बदलेंगे? एमएसएमई को लेकर कोई कदम उठाएंगे? जिस जीतन राम मांझी जो उसके मंत्री आप जानते नहीं हैं, एल लेनिनो आ चुका है, लेकिन भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर
भूपेंद्र यादव ने इस पर खामोशी बरती हुई है क्योंकि सरकार और पीएमओ ने कोई हरी झंडी अभी तक बोलने की दी ही नहीं है। यानी इस पूरी क्राइसिस से जब आप निकल रहे होंगे तो अब आपके जहन में एक सवाल सबसे बड़ा होगा। वो सवाल होगा, क्या वाकई भारत को चलाने के लिए अब जिस संकट का सामना करना है उसमें मंत्री मायने नहीं रखता है, भारत के मंत्रालय मायने नहीं रखते हैं। ये पूरे तरीके से पीएमओ पर है, प्रधानमंत्री पर है और उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर है जो पूरे तरीके से अमेरिका की तरफ टिल्ट है। और अमेरिका की तरफ टिल्ट जो हमने शुरू में जिक्र किया, रूबियो आ रहे हैं, 3 दिन रहेंगे, कोलकाता भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, दिल्ली में तो रहेंगे ही। और उसके बाद ब्रिक्स की बैठक, और यहां पर उस ब्रिक्स में शामिल देश जो प्रमुख है वो चीन है। उस चीन की समुद्री नीति जो है साउथ चाइना सी की, उसके खिलाफ क्वाड की बैठक विदेश मंत्रियों की इसी दौर में होनी है जो 24 तारीख को होनी है। भारत अगुवाई कर रहा है, उस वक्त भी भारत अगुवाई कर रहा होगा, इस वक्त भी अगुवाई कर रहा है। तो भारत को जो निर्णय अब लेना है वह किसका निर्देश माने, अपनी कमान किन हाथों में सौंप दे, किस इकोनॉमिक डील के आश्रय वह इस देश को चलाए और इस संकट की परिस्थितियों में देश के भीतर इधर उधर की बात करके वक्त जायर नहीं करे कि हमने इस मंत्री को बदल दिया, उस मंत्री को बदल दिया। इसके कोई मतलब मायने बिल्कुल नहीं बचते हैं। हमें संभालना है तो हर मंत्री को अब यह जानना होगा हमारी इकोनॉमी अमेरिकी ट्रेड डील पर टिकी है, और कैसे टिकी है, किस रूप में टिकी है, यह तो 23 तारीख के बाद सामने आएगा। लेकिन आज ही जो अमेरिकी राजदूत दिल्ली में मौजूद हैं, एक फंक्शन में मौजूद थे और वो बताने लगे कि भारत के साथ इकोनॉमिक परिस्थितियां और तालमेल और अमेरिकी अधिकारियों की दिल्ली में मौजूदगी, उनकी आवाजाही, इन सब के बीच पिछले महीने ही एमईए के सचिव मिस्री वो वाशिंगटन में रूबियो से मिले थे अप्रैल के महीने में, और तय हुआ था कि इसके बाद किस तरीके से भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को चलना है अमेरिका के हिसाब से। तो 3 मंत्रालय यहां पर एक साथ मिल गए। एक मंत्रालय ट्रेड डील को लेकर है जो पीयूष गोयल देख रहे थे, एक मंत्रालय विदेश मंत्रालय है जिसको जयशंकर देखते हैं, और इन सब के बीच एक मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाती है। और इनसे जुड़ी हुई परिस्थिति चूंकि क्राइसिस ऑयल का है तो फिर हरदीप पुरी भी आ जाते हैं जो कि तेल मंत्री हैं। यानी अमेरिका पर निर्भर इकोनॉमी और ट्रेड डील के आश्रय चलने की परिस्थिति में इस देश के मंत्रियों को अब कौन सा रुख कैसे अपनाना होगा, कैबिनेट की बैठक इसीलिए है। और हमने जो जिक्र किया आपसे कि दरअसल अमेरिका के राजदूत गोर जो आज कुछ कह रहे थे, सुन तो लीजिए, तब आप समझ पाएंगे दरअसल कितनी घनिष्ठता इस दौर में भारत और अमेरिका के बीच संकट काल में भी हो चुकी है। Today, the United States and India are among each other's top trading partner. I often talk about limitless potential and what it is that our two nations can do together. And I'm always amazed at the individuals that come visit us at the U.S. Embassy. Every single week, CEOs from the United States are here. And they're here, they're not in other parts of the world. Every single week, CEOs from the United States come to the embassy and say, I want to move my company from another country to India. And in the last week alone, from Uber to Walmart, their top CEOs are here. This week, we'll be welcoming executives from Boeing, Lockheed, GE. This is not a one-off. This is a regular occurrence. And it's a testament to that limitless potential between our two countries. दरअसल ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज है अपने राजदूत के जरिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे अमेरिका के साथ ट्रेड डील के आश्रय आगे बढ़ेगी। और महत्वपूर्ण यह भी है कि G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ट्रंप के साथ लगभग तय मानी जा रही है। यानी इकोनॉमिक कंडीशंस भारत के जो दुनिया के सामने सबसे बड़े बाजार के तौर पर खुद को रखते चला आया, दुनिया में अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी के आश्रय ये बताने से चूका नहीं कि अब हम कमजोर देश नहीं है, हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। बावजूद इन सब के जो भारत के भीतर मंत्रालय काम करते हैं, जब आप उसमें किसी मंत्री को जानते ही नहीं हैं
और हर मंत्रालय का हर बड़ा निर्णय, उसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। हर मंत्रालय के भीतर बैठी हुई नौकरशाही जिस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करती है, उस पर आखिरी मोहर पीएमओ में बैठे हुए उसी मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी करते हैं। यानी उनकी निगरानी में ही सब कुछ होता है। यानी हमारा पूरा सिस्टम पीएमओ से चल रहा है, इससे आप इनकार नहीं करेंगे, सरकार भी नहीं करती है। अब यहां पर दूसरा बड़ा सवाल है, तो क्या इस दौर में अभी तक जो मोनेटाइजेशन की स्थिति थी, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ के मोनेटाइजेशन का जिक्र अलग अलग मंत्रालयों के काम के जरिए अभी तक निकल रहा था, अब वो किस तरीके से अमेरिका के निर्देश पर चले और अमेरिका की जो जरूरतें हैं उसे जो अपना माल बेचना है, और आने वाले वक्त में भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक हो, या फिर अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ जब इकोनॉमिक डील कर रहा हो तो उसमें भारत खरीदार के तौर पर अमेरिका के निर्देश पर उस देश के साथ डील कर ले। हालांकि यह इस दौर में रशिया के साथ तेल खरीदने ना खरीदने को लेकर बार बार उभरा, ईरान से तेल खरीदे ना खरीदे इसको लेकर बार बार उभरा, चाबहार पोर्ट को लेकर बार बार उभरा। लेकिन नया सवाल यह है कि अमेरिका भारत को गंवाना नहीं चाहता है। उसे पता है कि भारत की कैपेसिटी दुनिया के बाजार से हथियारों से लेकर तेल और फर्टिलाइजर से लेकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन तमाम चीजों को खरीदने की क्षमता कहीं ज्यादा है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, सिवाय इसके कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो या फिर विदेशी माल को बुलाकर अपने देश के भीतर अपनी इकोनॉमी को, अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने एग्रीकल्चर को भी खत्म कर दे क्या। तो दरअसल विदेश से लौटते ही बनाई गई इस बैठक जो आज है, और आज ही प्रधानमंत्री लौटे हैं, तस्वीर देख लीजिए। और उनके आते ही यह ऐलान हो गया कि दरअसल सबसे बड़ी कैबिनेट बैठक होगी। दरअसल भारत की इकोनॉमी और दुनिया के सामने आए संकट, अब दोनों को आपको जोड़ देना होगा और समझना होगा कि इस दौर में भारत का रुख क्या हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हर उस समझौते से जुड़ी जिस समझौते के आसरे भारत को अब लगता है कि उसे अल्टरनेटिव एनर्जी तक की दिशा में बढ़ना है, जो समझौते नीदरलैंड और नॉर्वे जाकर उन्होंने किए हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हमारे यहां जो एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी चलती है अल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर, उसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो इनको जहन में रखिए, ये प्रहलाद जोशी। टेक के क्षेत्र में अश्वनी वैष्णव, इनको भी आप जहन में रखिए। शिपिंग के क्षेत्र में सोनेवाल, इनको भी आप जहन में रखिए। तेल मंत्री के तौर पर हरदीप पुरी, इनको भी अपने जहन में रखिए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान, इनको भी आप अपने जहन में रखिए। इंटरनेशनली लॉजिस्टिक का काम हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, तो आपको पीयूष गोयल को भी अपनी निगाहों में रखना होगा। और विदेश मंत्रालय तो साथ में रहेगा ही, यानी जयशंकर की मौजूदगी तो आपको हर जगह नजर आएगी। और जो निर्णय लेने होंगे वह जाहिर है इस देश के छोटे और मंझोले इंडस्ट्रीज को लेकर लेने होंगे, एग्रीकल्चर को लेकर लेने होंगे। यानी दो हिस्सों में चीजें बट गई। पहले राउंड में जो हम जिक्र कर रहे थे उसका मतलब यह है कि अब इन 6 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी जाए क्या, जो अमेरिकी ट्रेड डील हो और उसके आसरे अमेरिका जिस दिशा में अपने सामान को बेचने और टैरिफ बढ़ाकर देने का जिक्र करे, उस पर कमोवेश हर मंत्रालय के नौकरशाह ठप्पा लगाते चले जाएं और मंत्रियों की सहमति हो, जिससे पीएमओ को कोई दिक्कत ना हो कि आपको इस दिशा में क्यों सोच रहे हैं, हमारे देश में तो प्रोडक्शन हो सकता है, फिर भी आप क्यों खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और ऐसी स्थिति तब नहीं आएगी जब आप सिस्टमेटिकली 2-3 बड़े निर्णय ले चुके होंगे। जो एमएसएमई का क्षेत्र है, जो खास तौर से दूसरे क्षेत्र के दायरे में जो इस देश के ग्रामीण विकास का हिस्सा आता है, अगर आप इसको अलग कर दें तो एक पैकेज का ऐलान तो हो ही सकता है। यानी आने वाले वक्त में जो आपके सामने 2 बातें नजर आएंगी, उसमें अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए भारत के लगभग 6 मंत्रालय
और 4 मंत्रालय वैसे जिसके लिए पैकेज का इस्तेमाल यानी सरकार मदद देगी, वहां से कोई आवाज ना उठे, यानी एक पॉजिटिविटी के साथ बिना मंत्रिमंडल को विस्तार किए, यानी सब कोई अपनी जगह मौजूद रहेंगे, चाहे उन्होंने इस दौर में इस देश के भीतर जितनी गड़बड़ियां की हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी एक को हटाते हैं तो तुलना दूसरे की शुरू हो जाएगी और इस दिशा में सरकार बढ़ना नहीं चाहती है। तो सबसे आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक झटके में इस कैबिनेट की बैठक के जरिए निकलकर उस इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी की दिशा में चली ही गई, जहां पर पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के तहत अलग अलग मंत्रालयों के भीतर बनने वाली पॉलिसीज, उन पॉलिसीज को लेकर बजट और उस बजट के आश्रय दुनिया के किस देश से कौन सा माल खरीदकर अपने देश में लाना है, इसको लेकर एक सिस्टमेटिक पैरेलल पाइपलाइन बिछ जाएगी। ठीक वैसे ही पाइपलाइन जो एक वक्त 6 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन को लेकर 5 वर्षों के लिए बनी और उसके बाद 10 लाख करोड़ की अगले 5 वर्षों के लिए 2030 तक के लिए बनी है। तो भारत के अपने संसाधन जो सबसे बुरी स्थिति में आकर खड़े हैं, वो और ज्यादा मुश्किल हालात में आ जाएं, लेकिन दुनिया के सामने हमारी छवि और हमारा बाजार और हमारी सत्ता उस चकाचौंध में समाई रहे, जिसके जरिए यह गारंटी मिलती रहे कि देश पर संकट आ रहा है तो उसकी एवज में लाभार्थी योजना और पैकेज की व्यवस्था के लिए पैसा आपको मिल जाएगा। और यह व्यवस्था हो इस रूप में जिसमें रोजगार का जिक्र कोई नहीं करे, इस देश में प्रति व्यक्ति आय या असमानता जो बढ़ रही है उसका जिक्र कोई नहीं करे, इस दौर में अलग अलग मंत्रियों की कोई पहचान नहीं है। और उनकी पहचान क्यों होनी चाहिए जब चुनाव जीतने की गारंटी दिल्ली ले रहा है, यानी मोदी और शाह ले रहे हैं, और जब पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में आप चुनाव जीतने की कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, तो अब आप एक ऐसी इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने की कोशिश कीजिए जिसकी कमान अमेरिका के हाथ में हो, या उसके जरिए तय किए गए दिशा निर्देश के जरिए जो जो देश उसके साथ खड़े हों उस दिशा में बढ़ते चले जाएं। भारत के लिए या तो यह महत्वपूर्ण दौर है या मौजूदा राजनीतिक संकट के दौर में सबसे ज्यादा सत्ता के लिए संकट काल भी है, क्योंकि आप 2 हिस्सों में 2 कमान की अगुवाई कर रहे हैं। 2 दिन बाद आपको मार्गो रूबियो के साथ, अमेरिका के साथ इकोनॉमिक डील की दिशा में बढ़ना ही है और चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में क्वाड की पॉलिसी पर मुहर लगानी ही है, और 3 महीने के बाद सितंबर में आपको ब्रिक्स के जरिए डॉलर के खिलाफ लोकल करेंसी और डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाना ही है। भारत केंद्र में जरूर है, लेकिन यह एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है जिसमें पहली बार देश के भीतर का हर मंत्रालय, देश के भीतर की हर पॉलिसी और देश के भीतर की वह इकोनॉमी जो लोगों को सीधे राहत दे पाने की स्थिति में नहीं है, वो सरकार पर निर्भरता बढ़ा रही है, और सरकार की निर्भरता उस विदेशी समझौते पर टिक रही है जिसके बीच में कोई संवाद इस देश की जनता का इस रूप में होगा ही नहीं कि वो अपने पांव पर कैसे खड़े हो जाए। तो मुश्किल हालात एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मुश्किल हालात प्रवासी मजदूरों के सामने, मुश्किल हालात इस देश के भीतर सड़क किनारे चलने वाले ढाबे से लेकर बड़े होटलों तक, मुश्किल हालात रियल एस्टेट से जुड़े मजदूर और वहां लगे पैसे को लेकर, मुश्किल हालात इस देश के भीतर बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के महंगे होने को लेकर, मुश्किल हालात इस देश में महंगाई को लेकर, और मुश्किल हालात 2 जून की रोटी और बैंकों में जमा पैसे की कम होती कीमत, इस पर आकर टिक चुका है। तो इंतजार कीजिए कैबिनेट की बैठक का निर्णय और उसके बाद अमेरिका और ब्रिक्स की बैठक के बाद की सोच का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।